क्या आसमान में कड़कने वाली बिजली का पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से कोई कनेक्शन है? अगर मैं कहूँ कि आप आज इस दुनिया में पैदा हुए हो तो इसमें आसमान में कड़कती हुई बिजलियों का बड़ा योगदान है, तो क्या आप विश्वास करोगे? पृथ्वी पर लाइफ फॉर्मेशन की प्रोसेस खाना बनाने जैसी थी। क्या सच में? लेट मी एक्सप्लेन। खाना बनाते वक्त आपके पास सिर्फ सॉल्ट, वेजिटेबल्स या बाकी इंग्रेडिएंट्स का होना काफ़ी नहीं है। उनको एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके मिक्स करना पड़ता है। कितनी देर तक पकाना है इसका भी ख्याल रखना पड़ता है, तब जाकर बनती है एक खाने लायक डिश। बिना प्रॉपर प्रोसेस के ये इंग्रेडिएंट्स कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेसिपी। आज से करीब 3.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर पहले जीव के निर्माण के लिए लगने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे। पानी, वार्म क्लाइमेट, थिक एटमॉस्फेयर, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स सूरज। इंग्रेडिएंट्स तो थे, पर रेसिपी क्या थी? कुकिंग के जैसे ही बिना प्रॉपर प्रोसेस के और फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस के, जैसे सही मात्रा में हीट या कोल्ड के बिना इवोल्यूशन की प्रोसेस का स्टार्ट होना इम्पॉसिबल है। और फिर इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो किसका हाथ था इसके पीछे? कौन था वो? क्या कोई सुपरनैचुरल एंटिटी? अगर रिलीजियस एंगल से देखा जाए तो ये काम भगवान का हो सकता है, पर साइंटिफिक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ये काम नेचर में एग्जिस्ट करने वाले कई प्रकार के नेचुरल फोर्सेस का था। ऐसी ही एक फोर्स थी इलेक्ट्रिसिटी। ये वाली नहीं, मैं बात कर रही हूँ आसमान में कड़कने वाली बिजली। अगर आप टाइम ट्रैवल करके 4 बिलियन साल पुरानी पृथ्वी पर कदम रखोगे तो आपको ऐसा करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाना होगा, क्योंकि तब पृथ्वी पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं था। बार बार पृथ्वी के सरफेस पर ज्वालामुखियों के विस्फोट के कारण टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता था। तब पृथ्वी पिघलते हुए चट्टानों का एक गोला था जिस पर आसमान से एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइट्स गिरते रहते थे। कैनेडियन साइंटिस्ट वाक्लाव स्मिल लिखते हैं, यंग अर्थ किसी नरक से कम नहीं थी। टेम्परेचर इतना ज्यादा हुआ करता था कि समंदर का पानी भी उबल जाए। मतलब आप और आपका सिलेंडर दोनों पिघल जाओगे। इट वॉज लिटरली द हेल ऑन अर्थ। वक्त के साथ साथ एस्टेरॉइड्स का गिरना कम होने लगा, पृथ्वी का इंटरनल टेम्परेचर कम होने लगा और ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसेस से बना पृथ्वी का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का बनना जीवन के निर्माण के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है, क्योंकि अब पृथ्वी को लाइफ फॉर्मेशन के लिए लगने वाले सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मिल चुके थे सिवाय एक के। लाइफ फॉर्मेशन की रेसिपी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस और बॉन्ड्स लगते हैं। इन्हीं की मदद से शुगर, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए जैसे एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब इन सब में सिर्फ फॉस्फोरस अवेलेबल नहीं था, जिसके बिना डीएनए, आरएनए और एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर घर में खाना बनाना हो और नमक खत्म हो जाए तो हम दुकान से जाकर ले आते हैं, पर यह इतना आसान नहीं था। अर्थ का सारा फॉस्फोरस इनसॉल्युबल अनरिएक्टिव रॉक्स यानी पत्थरों में बंद था। तो आखिर अर्थ पर पहले जीव को फॉस्फोरस मिला कहाँ से? अब तक इसे एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट के पास बस एक ही थ्योरी थी। उनका मानना था कि फॉस्फोरस आसमान से पृथ्वी पर गिरने वाले मीटियोराइट्स ने डिलीवर किया, क्योंकि कई मीटियोराइट्स में शेबसाइट नाम का एक मिनरल होता है जिसमें कुछ मात्रा में फॉस्फोरस पाया जाता है। अब सुनने में तो ये थ्योरी सही लगती है, पर अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये सवाल उठता है कि मेटेओराइट्स के बार बार गिरने से जो कुछ भी लाइफ फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी वो खत्म हो जाती होगी, क्योंकि उनके गिरने से तबाही मच जाती है। तो अगर मेटेओराइट से नहीं मिला तो फॉस्फोरस आखिर मिला कहाँ से? एक नई डिस्कवरी के अकॉर्डिंग फॉस्फोरस कड़कती हुई बिजलियों ने पृथ्वी पर डिलीवर किया। ये कैसे हुआ ये समझने के लिए समझना होगा मिलर-उरे एक्सपेरिमेंट, जिसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रिक स्पार्क्स से अमीनो एसिड्स बनाए गए थे। वही अमीनो एसिड्स जिन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ माना जाता है। साइंटिफिक कम्युनिटी को अभी रियलाइज हो गया है कि ये एक्सपेरिमेंट ओरिजिन ऑफ लाइफ पर होने वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट ने ये बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी का जीवन के निर्माण में एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है, पर अब इसका फॉस्फोरस से क्या कनेक्शन है? रुको जरा, सब्र करो, समझाता हूँ। जहाँ पर बिजली गिरती है वहाँ का सरफेस टेम्परेचर 2700 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिसके कारण वहाँ पर ऐसे मिनरल्स फॉर्म होते हैं जो वहाँ पर थे ही नहीं। येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने जब बिजली के गिरने से ब्लास्ट हुए पत्थर को स्टडी किया तब उन्हें उसमें शेबसाइट के ट्रेसेस मिले। ये वही मिनरल है जो कई मीटियोराइट्स में पाया जाता है और जिसमें फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। यही प्रूफ है कि बिजलियों के गिरने से अर्थ पर फॉस्फोरस रिच मिनरल क्रिएट हो सकता है। पर वो क्या है ना, हम थिंक टैंक वालों का दिमाग हर थ्योरी को क्वेश्चन किए बिना शांत नहीं होता। तो मैंने सोचा यार, सिर्फ बिजलियों के कड़कने से इतना फॉस्फोरस कैसे मिला होगा कि पृथ्वी पर डायरेक्ट जीवन की शुरुआत ही हो गई। तब मैंने गूगल पे सर्च किया कि अर्थ पर कितनी बिजलियाँ कड़कती है। आंसर मिला 560 मिलियन पर ईयर। मुझे खुद को एम्बैरेस्ड फील हुआ कि मुझे मेरे घर, मेरे प्लैनेट के बारे में कितना कम पता है।
लाइटनिंग एक सिंपल नेचुरल फिनोमेना है जिसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, गर्म हवा और ठंडी हवा। जब वो दोनों टकराती है तो गर्म हवा ऊपर जाकर गरजने वाले बादल बनती है। ठंडी हवा में होते हैं आइस क्रिस्टल्स और गर्म हवा में होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। तूफान के वक्त जब ये दोनों टकराते हैं तो उस रबिंग की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस बादलों में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से बिजलियाँ कड़कती है। जब भी अर्थ का सरफेस ज़्यादा गर्म होता है तब बिजलियाँ ज़्यादा कड़कती है। इसलिए जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है तब गर्म हवा के ऊपर जाने से ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स देखने मिलती है। मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड और बिजलियों के कड़कने का कनेक्शन इसलिए बता रहा हूँ कि 4 बिलियन सालों पहले पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, जिसकी वजह से ज़्यादा बिजलियाँ कड़कती थी। कार्बन डाइऑक्साइड जो आज हमारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ है, हो सकता है शायद उसी के वजह से हमारे प्लैनेट पर जीवन का निर्माण हुआ हो। दैट्स हाउ नेचर वर्क्स। येल यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स ने कैलकुलेट किया है कि 4 बिलियन ईयर्स पहले ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी पर 1 से 4 बिलियन बिजलियाँ हर साल कड़कती थी, जिसकी वजह से 100 से 1000 किलोग्राम फॉस्फोरस हर साल बन जाता था। इनफ फॉस्फोरस फॉर लाइफ टू बिगिन इट्स जर्नी ऑन अर्थ। लाइफ को फॉर्म होने के लिए पूरे अर्थ पर फॉस्फोरस का होना ज़रूरी नहीं है, बस एक परफेक्ट लोकेशन की ज़रूरत है जहाँ सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस जीवन के निर्माण के लिए अनुकूल हो। चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, लाइफ मे हैव इवॉल्व्ड इन अ वार्म लिटिल पॉन्ड। तो ये काम कड़कती हुई बिजलियों ने किया, मीटेराइट्स ने किया या फिर किसी अनोखी शक्ति ने किया। पर एक बात तो तय है, इलेक्ट्रिसिटी जैसी मैग्निफिसेंट फोर्स का जीवन के निर्माण में कुछ तो कंट्रीब्यूशन था। पर आखिर इस नेचुरल फोर्स को हम इंसानों ने अपना गुलाम कैसे बनाया, हम इसे कंट्रोल करना आखिर सीखे कैसे? जानने के लिए देखते रहिए थिंक टैंक। अगला एपिसोड होगा हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर।